दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं एक गांव का रहने वाला हूं। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। नई नई जगह जाना, वहां के लोगों से मिलना और उनकी जिंदगी को समझना मेरे लिए एक अलग ही अनुभव होता है। लेकिन एक बार मेरे इसी घूमने फिरने ने मेरी जान को खतरे में डाल दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको उस खौफनाक रात की घटना सुनाऊंगा जिस रात ने मुझे मौत के काफी करीब तक पहुंचा दिया था। वो रात मेरे लिए इतनी भयानक साबित होगी, शायद मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है। और जब भी मैं रात को सोता हूं तो मुझे काफी बार वो मंजर मेरे सपनों में दोबारा दिखाई देता है और फिर मैं पूरी तरह से सहम जाता हूं। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि कहानी को पूरा सुनोगे तभी कहानी का मजा भी आएगा। आधा अधूरा ज्ञान और आधी अधूरी कहानी किसी काम की नहीं होती। खैर, अब सीधा अपनी कहानी पर आते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं गांव का रहने वाला हूं, लेकिन अब मैं और मेरी फैमिली शहर शिफ्ट हो गए हैं। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी थे और अब वो रिटायर हो गए हैं। मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई और मेरी दादी हैं। मेरे दादाजी की आज से 3 साल पहले मौत हो गई थी। गांव में मेरे दादा दादी ही रहते थे। मेरे छोटे भाई और मेरी पढ़ाई शहर से ही हुई थी, क्योंकि पापा की नौकरी शहर में थी तो हमारी पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। बीच बीच में हम लोग गांव आते थे अपने दादा दादी से मिलने, लेकिन दादाजी के मरने के बाद हमने दादी को भी अपने साथ शहर में रख लिया। हम लोगों ने शहर में ही एक छोटा सा घर खरीदा है और अब हम सब वहीं रहते हैं। खैर, अब मैं अपनी बात करूं तो पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और फिर मैं उस जॉब को करने लग जाता हूं। जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, मेरे साथ एक और लड़का उस कंपनी में काम करता था। उसका नाम था सुधीर। सुधीर एक अच्छा और ईमानदार इंसान था। वो हंसमुख बहुत था और उसे भी मेरी तरह घूमना फिरना पसंद था। कुछ ही वक्त में हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और अब सुधीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। हम दोनों कंपनी से छुट्टी के बाद काफी एंजॉय करते थे। अब काफी दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन फिर एक दिन मैं सुधीर से कहता हूं, यार सुधीर, काफी वक्त हो गया है यार, कहीं घूमे नहीं। कोई प्लान बना, चल कहीं अच्छी जगह चलते हैं ताकि थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। वैसे भी ये काम तो कभी खत्म नहीं होने वाले। मेरी बात सुनकर सुधीर मुझसे कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कहाँ चलें तुम डिसाइड करो। तो सुधीर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, किसी अच्छे से हिल स्टेशन पर जाएंगे और मैं तुझे सोचकर बताऊंगा कि कौन सा हिल स्टेशन। मेरी बात सुनकर वो मान जाता है और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज से 2 दिन बाद हम लोग घूमने के लिए चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो कभी कभी होता नहीं है। जो किस्मत में लिखा होता है वो भुगतना ही पड़ता है, और शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था जो मुझे भुगतना था। खैर, अब होता भी कुछ ऐसा ही है। जो 2 दिन बाद हमने घूमने का प्लान बनाया था वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। और उसका कारण यह था कि हमारे काम का लोड ज्यादा हो गया था। जो काम हमें कंपनी ने दिया था, 1 हफ्ते तक हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते थे। हमें पहले उस काम को पूरा करना था। अब लगभग 1 हफ्ते तक हम लोगों ने उस काम को खत्म किया, लेकिन अब जो घूमने का हमारा प्लान था वो थोड़ा फीका पड़ चुका था। दोस्तों, कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोग कोई प्लान कर रहे हो और अगर वो सही समय पर ना हो तो फिर बहुत दिनों या महीनों तक वो प्लान दोबारा नहीं बनता। उसमें काफी समय लग जाता है और अब हमारा प्लान भी ऐसा ही हो चुका था। हमें अब फिर से कुछ वक्त और हो गया था काम करते करते। लेकिन फिर एक दिन सुधीर मुझसे कहता है, यार पवन, तुम्हारे लिए मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। तुम उस खबर को सुनकर बहुत खुश हो जाओगे। तो सुधीर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कैसी खबर और ऐसी कौन सी बात है
जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊंगा? तो मेरी बात सुनकर सुधीर मुझसे कहता है, जो बात मैं तुमको बताने वाला हूं वो हम दोनों के लिए खास है। अब उसकी ये बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, ज्यादा पहेलियां मत सुनाओ, सीधा बताओ बात क्या है। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, सुनो, बात ऐसी है कि हमारे गांव में एक मेला लगता है। काफी लोग उस मेले में आते हैं, बहुत मजा आता है। हमारे इलाके का सबसे बड़ा मेला होता है ये। उसके बाद वो मुझसे कहता है, देखो, वैसे भी हमने 2 महीने पहले घूमने का प्लान बनाया था। अब काम की वजह से हम घूम नहीं पाए, लेकिन इस बार हमें काम का उतना लोड भी नहीं है, और वैसे भी मैंने बॉस से इस बारे में बात कर ली है और उन्होंने हमें छुट्टी देने के लिए हाँ भी कह दी है। अब सुधीर की ये बात सुनकर मैं काफी खुश हो जाता हूँ और उससे कहता हूँ, तो कब जाना होगा हमें तुम्हारे गांव? तो मेरी बात सुनकर सुधीर मुझसे कहता है, आज से 5 दिन बाद मेला है, हम लोग एक दिन पहले ही चल देंगे, क्या बोलते हो पवन? तो सुधीर की बात सुनकर मैं मान जाता हूँ। और दोस्तों, मैं बता नहीं सकता उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। दोस्तों, एक और बात, जो मेरा दोस्त सुधीर है वो भी एक गांव का रहने वाला है और वो हमेशा मुझसे अपने गांव की बातें किया करता था। मेरा गांव ऐसा है, मेरा गांव वैसा है। काफी तारीफें सुनी थी मैंने उसके मुंह से उस गांव की। जिस मेले में हम लोग जाने वाले थे, उस मेले की भी वो बहुत तारीफें करता था। खैर, अब इस गांव जाने वाली बात को मैं अपने घर में अपनी मम्मी पापा और दादी से बताता हूँ। मेरी बात सुनकर वो लोग मान जाते हैं, क्योंकि वो कहीं भी मुझे जाने से मना नहीं करते थे। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन मेरी जो दादी थीं, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और मुझसे कहने लगी, देखो बेटा, गांव जा रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना। रात को अकेला मत घूमना और किसी भी ऐसी अनजान जगह मत जाना जो ठीक ना हो। जहां भी जाओ, अपने दोस्त या किसी और को अपने साथ लेकर जाना। मेरी जो दादी थी वो मुझे काफी ज्यादा प्यार करती थी और उन्हें हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी। वो नजर वगैरह को काफी मानती थी, इसलिए वो मुझे हमेशा समझाती रहती थी। अब उनकी वो बातें सुनकर मैं उनसे कहता हूँ, आप फिक्र मत करो दादी, जैसा आपने मुझसे कहा है मैं वैसा ही करूंगा। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन हमें सुधीर के गांव निकलना था। गांव निकलने से पहले मैं अपने मम्मी पापा और दादी से विदा लेता हूँ। हमें अपने बॉस से छुट्टी मिल गई थी। उसके बाद मैं सुधीर के बताए पते पर पहुंच जाता हूँ और फिर हम दोनों सीधा रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन की जो टिकट थी वो पहले ही सुधीर ने कटवा ली थी। हमारी जो ट्रेन की टाइमिंग थी वो सुबह 10 बजे की थी। दोस्तों, ये जो हादसा मेरे साथ हुआ था, ये आज से 5 साल पहले की बात है और जो बात अभी मैं आपको कहानी में बता रहा हूं वो 5 साल पुरानी है। खैर, उसके बाद हम दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आ जाती है। फिर हम दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो उस वक्त मैं काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि बहुत वक्त बाद मुझे काम से छुटकारा मिला था। अब कुछ ही देर में हमारी ट्रेन चल पड़ती है। हम लोगों को लगभग 5 घंटे का सफर उस ट्रेन से करना था। हम दोनों ने रास्ते में काफी बातें की और बीच बीच में हंसी मजाक भी चलता रहा। अब लगभग 5 घंटे के सफर के बाद हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमें उतरना था, मतलब उस रेलवे स्टेशन के पास जो सुधीर के गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब जब हम लोग उस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो मैं देखता हूं कि वो रेलवे स्टेशन देखने में काफी पुराना सा लग रहा था, लेकिन मुझे इस बात से क्या लेना देना था। फिर भी न जाने क्यों मुझे उस रेलवे स्टेशन को देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा दोस्तों, कि आपको कोई जगह उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब जब मैं उस रेलवे स्टेशन को देख रहा था तो मेरा दोस्त सुधीर मुझसे कहता है, क्या देख रहे हो भाई? तो सुधीर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कुछ भी नहीं यार, बस ऐसे ही। उसके बाद हम दोनों वहां से एक ऑटो लेते हैं और फिर सीधा सुधीर के गांव की तरफ आ जाते हैं।
अब ऑटो में बैठकर मेरा दोस्त सुधीर मुझसे कहता है, तुम बड़े अच्छे से रेलवे स्टेशन देख रहे थे, तुमने बताया नहीं कि आखिर क्या देख रहे थे। तो सुधीर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही देख रहा था कि ये रेलवे स्टेशन देखने में कितना पुराना लग रहा था, क्या कभी इसकी अच्छे से मरम्मत नहीं करवाई जाती। तो मेरी बात सुनकर सुधीर मुझसे कहता है, मरम्मत तो दूर की बात, रात के वक्त इस तरफ लोग देखना भी पसंद नहीं करते। तो सुधीर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों कोई रात को यहां देखना पसंद नहीं करता। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, गांव वालों का मानना है कि रात के वक्त ये जो रेलवे स्टेशन है ये भूतिया हो जाता है और यहाँ पर काफी आत्माएं दिखाई देती हैं। गांव के बहुत से लोगों ने उन आत्माओं को देखा भी है और कुछ लोगों का तो आज तक पता नहीं चल पाया जो रात के वक्त इस रेलवे स्टेशन की तरफ आए हैं। तो सुधीर की बात सुनकर मैं थोड़ा हंसकर उससे कहता हूं, क्या यार सुधीर, तुम भी कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं, ये बात तुम जान लो। तो मेरी बात सुनकर सुधीर भी थोड़ा मुस्कुराता है और मुझसे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, गांव वालों का जो मानना है वही तुम्हें बताया, अब तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी। तो सुधीर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, क्या तुम इन बातों को मानते हो। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, नहीं यार, मैं भी इन बातों को नहीं मानता, मैंने भी इन गांव वालों से ही सुना है, तभी तुमसे ये बात कही। लेकिन एक बात सच है, हमारे गांव की तरफ से रात के वक्त यहाँ कोई नहीं आता। उसके बाद मैं सुधीर से कहता हूँ, ये सब बातें काफी गांवों में मशहूर होती हैं, ये सब झूठी अफवाहें हैं, हमें इन बातों को नहीं मानना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। मेरी बात सुनकर सुधीर भी हामी भरने लगता है। दोस्तों, मैं इस बात को मजाक में ले रहा था और सुधीर की कही बातों को अफवाह समझ रहा था, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं करता भी क्या। अब आपसे अगर आकर कोई कह दे कि यहां रात के वक्त आत्माएं होती हैं, तो शायद आप लोग भी उन बातों पर विश्वास नहीं करोगे। बस मेरा भी वैसा ही था। मैं अपनी बात करूं तो भूत प्रेत पर मैं विश्वास नहीं करता था और हमेशा बस यही कहता रहता था कि ये सब मन घड़ंत बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, अब थोड़ी देर बाद हम सुधीर के गांव पहुंच जाते हैं। सुधीर की बात बिल्कुल सच साबित होती है। गांव सच में बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव में जो खेत थे वो भी हरे भरे नजर आ रहे थे। सच में गांव की हरियाली का कोई मुकाबला नहीं और जो सुकून गांव में मिलता है वो शहर में कभी नहीं मिल सकता। उसके बाद मैं सुधीर के माँ बाबूजी से मिलता हूँ। वो दोनों भी काफी अच्छे थे, मुझे अपने पास बिठाया और मुझसे बहुत सारी बातें की। सुधीर के परिवार में उसके माँ बाप और उससे छोटी 2 बहनें थीं। खैर, कुछ देर वहां रहने के बाद हम दोनों नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं और फिर सुधीर मुझसे कहता है, चलो तुम्हें अपना गांव घुमाकर लाता हूं। अब जैसे ही हम सुधीर के घर से गांव घूमने के लिए निकलते हैं तो सुधीर की माँ सुधीर से कहती है, अंधेरा होने से पहले आ जाना और गलती से उस तरफ मत जाना। अब सुधीर की माँ के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है और मैं सोचता हूं कि सुधीर की माँ किस तरफ जाने से मना कर रही थी। अब वहां से थोड़ा आगे चलने के बाद मैं सुधीर से पूछता हूं, तुम्हारी माँ किस तरफ जाने से मना कर रही थी। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, उसी तरफ यार, जो मैंने तुम्हें बताया था, उस रेलवे स्टेशन की तरफ। तो उसकी बात सुनकर मैं फिर से हंसता हूं और सुधीर से कहता हूं, यार बड़े ताज्जुब वाली बात है, तुम्हारे घर वाले भी इस बात को मानते हैं। कम से कम तुम तो अपने घर वालों को समझा सकते हो कि ये सब कुछ नहीं होता। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, मैंने काफी बार इस बारे में बात की है, लेकिन इन लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता, उल्टा मुझे डांट देते हैं। तभी तो मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहता, शहर आ जाता हूँ और मेरे माँ बाबूजी भी मेरा शहर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं
गलती से मैं रात के वक्त उस तरफ न चला जाऊं। उसके बाद वो मुझसे कहता है, छोड़ो ना इन बातों को, चलो तुम्हें गांव घुमा लाता हूं। उसके बाद हम वो पूरा गांव अच्छे से घूमते हैं और जैसा कि सुधीर की मां ने कहा था, रात होने से पहले हम दोनों सुधीर के घर पहुंच जाते हैं। अब जब रात को हम सब खाना खाने बैठते हैं तो सुधीर के बाबूजी मुझसे कहते हैं, बेटा तुम्हें हमारा गांव कैसा लगा? तो उनकी बात सुनकर मैं उनसे कहता हूं, बहुत अच्छा लगा अंकल। तो मेरी बात सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर खाना खाने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद खाना खत्म करके मैं घर के बाहर एक चारपाई पर बैठ जाता हूं। मैं वहां अकेला बैठा हुआ था। तभी कुछ देर बाद सुधीर के पापा मेरे पास आ जाते हैं और फिर मेरे साथ उस चारपाई पर बैठ जाते हैं और फिर वो मुझसे कहते हैं, देखो बेटा, एक बात जो मुझे लगा कि तुम्हें बतानी चाहिए और ये बात जरूरी भी है। तो उनकी बात सुनकर मैं उनसे कहता हूं, जी अंकल बताइए क्या बात है। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहते हैं, देखो बेटा, तुम यहां जितने दिन रहो कोई दिक्कत नहीं, जहां घूमना चाहो घूम सकते हो, लेकिन गलती से भी रात के वक्त उस रेलवे स्टेशन वाली तरफ मत जाना। अब उनकी ये बात सुनकर मैं उनसे कहता हूं, ऐसा क्या है अंकल उस रेलवे स्टेशन में जो आप हमें मना कर रहे हो? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहते हैं, वो रेलवे स्टेशन रात के वक्त ठीक नहीं होता। जो भी कोई उस तरफ जाता है कभी लौट कर नहीं आता, और तुम शहर में पले बड़े हो, इन बातों को नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मानोगे। तो अंकल की बात सुनकर मैं शांत हो जाता हूं और मैं सोचता हूं, अंकल भी कितने भोले हैं, ये भी इन बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनकी बात मानकर उनसे कहता हूं, आप फिक्र मत करो अंकल, हम वहां नहीं जाएंगे। उसके बाद वो मेरे सर पर हाथ रखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ये बात मैं सुधीर से भी कहता हूं और वो भी मुझसे कहता है, जब वो इतना मना कर रहे हैं तो हम लोगों को मान लेना चाहिए। खैर, अब सुधीर चाहे इन बातों को मान ले, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। अब अगला दिन आ जाता है। हम लोग सुबह 8 बजे उस गांव से निकलकर उस जगह की तरफ चले जाते हैं जहां वो मेला लगना था। जिस जगह मेला लगना था वो जगह सुधीर के गांव से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम लोग पैदल ही वहां की तरफ निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। काफी लोग मेले में आए हुए थे और सच में मुझे काफी मजा आ रहा था। हम लोगों ने काफी मौज मस्ती की और मेले का आनंद भी उठाया। उस दिन मैं बहुत खुश था, लेकिन शायद मेरी ये खुशी अब कुछ ही देर की थी। मैं नहीं जानता था कि जितना खुश मैं आज के दिन हूं, उससे ज्यादा दुखी मैं आज की रात होने वाला हूं। खैर, अभी हम लोग मेले का मजा ही ले रहे थे कि तभी मुझे अचानक से फोन आता है, और जब मैं अपनी जेब से मोबाइल निकालता हूं तो मेरे मोबाइल पर मेरी मां का फोन आया था। अपनी मां की कॉल को देखकर मैं तुरंत ही फोन रिसीव करता हूं और उनसे बात करने लग जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं फोन पर बात करता हूं तो मेरी मां काफी ज्यादा रोने लग जाती है। अब उनको इस तरीके से फोन पर रोता देखकर मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता हूं और मैं मां से कहता हूं कि क्या हो गया मां, आप रो क्यों रही हो? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक आया है और अभी हम सब हॉस्पिटल में हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं कुछ हो ना जाए। मां की ऐसी बात सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं और मुझे काफी डर भी लग रहा था कि कहीं दादी को कुछ हो ना जाए। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूं और उनकी इस तरीके की खबर से मैं पूरी तरह से चौंक गया था। अब मैं थोड़ी हिम्मत करके अपनी मां से कहता हूं कि मां, आप फिक्र मत करो, दादी को कुछ नहीं होगा। मैं आज ही यहां से निकल रहा हूं, आप टेंशन मत करो। मैं जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, उस वक्त जो मेरी हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बिना एक पल घमवाए अब वहां से निकलना चाहता था। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरा दोस्त सुधीर मुझसे कहता है, बताएगा भी कि आखिर बात क्या है? तो उसकी बात सुनकर मैं सारी बात अपने दोस्त सुधीर को बता देता हूं और उसे कहता हूं कि मुझे आज के आज ही निकलना होगा।
सुधीर भी मुझे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको भी पता था कि मेरा जाना कितना जरूरी था। उसके बाद हम दोनों मेला छोड़कर वापस घर की तरफ आ जाते हैं। थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाते हैं। हम लोगों ने ये बात सुधीर के घर वालों से छुपाई थी, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये बात सुधीर के घर वालों को पता चली तो आज के दिन फिर मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे वापस भेजना सुधीर की जिम्मेदारी थी। और मैंने उससे कह दिया था कि कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे किसी तरीके से शहर भेज दे। अब उसी ने गाड़ी या ट्रेन ढूंढने में मेरी मदद करनी थी, और इस काम में हमें रात भी लग सकती थी, क्योंकि दिन के 12 से ऊपर का समय हो गया था। और अगर इस बात का पता सुधीर के घर वालों को लगा कि रात लगेगी तो वो हमें जाने नहीं देंगे। इसीलिए सुधीर एक बहाना लगा लेता है और उनसे कहता है कि पवन का कैमरा हम घर पर ही भूल गए थे, तो उसके लिए हमें वापस आना पड़ा। वैसे भी इससे मेले में फोटो वगैरह खींचनी है। उसके बाद हम लोग मेरा बैग उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। हम किसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि मुझे ट्रेन की टिकट मिल जाए। सुधीर मुझे उस रेलवे स्टेशन के साथ में एक बेंच पर बिठा देता है और फिर वो टिकट के लिए चला जाता है। दिन के 2 बजे को आए थे। थोड़ी देर बाद सुधीर आ जाता है और मुझसे कहता है कि तुम्हारी ट्रेन की टिकट मैंने काट ली है। टिकट जो है वो जनरल की मिली है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि टिकट जनरल की मिली है। मैं बस किसी तरीके से शहर पहुंचना चाहता था। लेकिन फिर सुधीर मुझसे कहता है, एक दिक्कत है यार। तो उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, अब क्या दिक्कत आ गई? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि तेरी ट्रेन जो है वो शाम के 6 बजे की है। अब उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा निराश हो जाता हूं और सुधीर से कहता हूं कि कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि तुमको तो पता है यार कि रात के वक्त इस रेलवे स्टेशन के लिए लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। मेरी बात मानो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। तो उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि तुम्हें तो पता है कि मेरा जाना कितना जरूरी है। अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी मुझे किसी का फोन आता है, और इस बार जब मैं मोबाइल देखता हूं तो मेरी ही माँ की कॉल मुझे फिर से आई थी। अब तो मुझे कॉल उठाने से भी डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं कोई बुरी खबर ना हो। मेरे मन में यही चल रहा था कि कहीं दादी को कुछ हो ना गया हो। लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने फोन उठा लिया और माताजी से बात करने लगा। अब जैसे ही मैंने माँ से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी दादी खतरे से बाहर है। माँ की ऐसी बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और मैं भगवान को याद करके उनका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं ये बात सुधीर से कहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो भी खुश हो जाता है और फिर मुझसे कहता है कि अब मेरी बात मानो, यहाँ से चलो, कल चले जाना। वैसे भी अब तुम्हारी दादी ठीक है। तो सुधीर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि नहीं, कल भी तो जाना है, तो क्यों ना आज ही चला जाऊं। वैसे भी अब मुझे किसी तरीके से अपनी दादी से मिलना है। सुधीर मुझे काफी मनाता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो मेरे साथ उस स्टेशन पर लगभग 5 बजे तक रहा। उसके बाद वो वापस अपने गांव की तरफ जाने लगता है और जाते जाते मुझसे कहता है कि मैं कुछ देर तुम्हारे साथ और रहता, लेकिन माँ बाबूजी को मेरी फिक्र हो रही होगी, मुझे जाना होगा। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार, तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम जाओ, वैसे भी अंकल आंटी को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। उसके बाद सुधीर वहां से चला जाता है। दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी सुधीर के साथ न जाकर। अगर मैं उस दिन उसके साथ चला गया होता तो शायद वो ना होता जो अब मेरे साथ होने वाला था। खैर, उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म पर साइड में लगी एक बेंच पर बैठ जाता हूँ और ट्रेन के आने का इंतजार करने लग जाता हूँ। दोस्तों, उस वक्त मुझे उस प्लेटफॉर्म पर थोड़े बहुत लोग नजर आ रहे थे। शायद वो लोग भी अब ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, और शायद ये लोग वो थे जो मेला देखने आए थे। तभी मुझे वो लोग वहां नजर आ रहे थे। नहीं तो सुधीर का कहना था कि 6 बजे के बाद वहां कोई नहीं रुकता।
खैर, अब जब 6 बज जाते हैं तो ट्रेन नहीं आती। अब जब ऐसा होता है तो मैं उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी से पूछता हूँ कि भाई साहब, ट्रेन को तो अभी तक आ जाना चाहिए था, क्या चक्कर हो गया, ट्रेन आई क्यों नहीं? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है कि इस बात का पता तो मुझे भी नहीं है, क्या पता कोई दिक्कत हो। उसके बाद मैं स्टेशन मास्टर के पास चला जाता हूँ और उससे उस ट्रेन के बारे में पूछता हूँ जो 6 बजे आने वाली थी। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि ट्रेन जो है वो किसी कारणवश लेट आएगी। अब जो ट्रेन है वो 3 घंटे बाद आएगी। दोस्तों, मेरी जो ट्रेन थी अब वो 3 घंटे लेट आने वाली थी और ये मेरे लिए काफी टेंशन वाली बात थी। अब तक तो मैंने काफी मुश्किल से इंतजार किया था और अब मुझे और इंतजार करना पड़ना था। अब तो मैं पछता भी रहा था कि मुझे सुधीर की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था सिवाय इंतजार के। मुझे भूख भी काफी लगी थी। उसके बाद मैं फिर से उस प्लेटफॉर्म के साइड में लगी बेंच पर बैठ जाता हूँ और ट्रेन के आने का इंतजार करने लग जाता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं काफी समय से ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था और मैं थक भी गया था, क्योंकि ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठकर अक्सर इंसान को थकावट या सुस्ती महसूस होती है और अब मेरा भी कुछ वैसा ही हाल था। उसके बाद मैं सोचता हूं कि अब ट्रेन को आने में 3 घंटे लगने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ देर इस बेंच पर लेटकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। दोस्तों, उसके बाद मैं उस बेंच पर लेट जाता हूं जो इस प्लेटफॉर्म के साथ में लगा हुआ था। मुझे थकावट इतनी ज्यादा हो गई थी कि कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जिस वक्त मैं उस बेंच पर लेटा था उस वक्त भी थोड़े बहुत लोग मुझे उस प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, अभी मुझे उस बेंच पर आराम किए कुछ वक्त ही हुआ होगा कि अचानक मुझे किसी की उंगलियां अपने चेहरे पर महसूस होती हैं। वो जो उंगलियां थीं बिल्कुल ठंडी लग रही थीं। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन उंगलियों को मेरे चेहरे पर सहला रहा है। अब जब काफी देर तक मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं एकदम से अपनी आंखें खोलता हूं, और जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं। दोस्तों, उस वक्त मैं सच में बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि मैं देखता हूं कि एक औरत जो कि देखने में काफी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी, पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके कपड़े थोड़े फटे पुराने से लग रहे थे। हाथ में एक बड़ी सी छड़ी थी और उस छड़ी के सहारे उसने खुद को संभाल रखा था। वो टिकटिकी लगाए मुझे ही देख रही थी। अब जब मैंने उसे अपनी तरफ इस तरीके से देखते हुए देखा तो मैं पहले तो डर जाता हूं, लेकिन फिर मैं उससे कहता हूं, माँ जी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहती है, कुछ नहीं बेटा, मैं यहीं की रहने वाली हूँ और तुम्हें मैंने कल उस गांव में देखा था। लगता है बेटा तुम नए हो यहाँ। तो उस बूढ़ी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, हाँ माँ जी, मैं नया हूँ। उसके बाद वो मुझसे कहती है, मैंने तुम्हें इस बेंच पर आराम करते हुए देखा, शायद तुम ट्रेन का इंतजार कर रहे हो। उसके बाद वो मुझसे ये भी कहती है कि बेटा, तुम्हारी ट्रेन आ चुकी है। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि तुम सोते रहो और तुम्हारी जो ट्रेन है वो चली जाए। अब उसकी ऐसी बात सुनकर मैं प्लेटफॉर्म की तरफ देखता हूं तो सच में मुझे ट्रेन नजर आती है। अब जब मैं उस ट्रेन को देखता हूं तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो जाता हूं, क्योंकि ट्रेन तो 9 बजे आने वाली थी, तो ये इतनी जल्दी कैसे पहुंची? और अगर ट्रेन आई भी है तो मुझे पता क्यों नहीं चला? न हॉर्न, न कोई आवाज। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि हो सकता है मुझे थकावट के कारण कुछ ज्यादा ही नींद आ गई हो और तभी मुझे पता न चला हो। लेकिन एक और बात जो मुझे हैरान कर रही थी वो ये थी कि पूरे प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा और कोई भी मुझे उस रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आ रहा था। खैर, अब मैं ज्यादा न सोचकर उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया करता हूं और फिर उस बेंच से उठकर सीधा ट्रेन में चढ़ जाता हूं। वो जो बूढ़ी थी वो भी वहां से कहीं चली जाती है। अब जब मैं उस ट्रेन में चढ़ता हूं
तो मुझे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि ट्रेन पूरे तरीके से मुझे खाली नजर आ रही थी। एक आदमी भी मुझे उस ट्रेन में नजर नहीं आ रहा था। खैर, अब मैं इस बात को ज्यादा ना सोचकर ट्रेन में लगी एक सीट पर बैठ जाता हूं और ट्रेन के चलने का इंतजार करने लग जाता हूं। उस ट्रेन के अंदर से मुझे काफी अजीब सी गंध आ रही थी। वो जो स्मेल मुझे उस ट्रेन के अंदर से आ रही थी, वो ऐसी थी जैसे ये ट्रेन कई सालों से बंद पड़ी हो, और उस ट्रेन में काफी जगह जंग भी लगा हुआ था। देखने में भी वो ट्रेन काफी अजीब और पुरानी सी लग रही थी। मुझे उस ट्रेन में बैठकर थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि उस पूरी ट्रेन में एक भी आदमी बैठा हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा था। खैर, अब मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर अपनी जेब से मोबाइल निकालता हूं और फिर सुधीर को फोन लगाता हूं, ताकि उसको ये बता सकूं कि मुझे ट्रेन मिल गई है और अब मैं जा रहा हूं। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था। अब जब मुझे इस ट्रेन के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता, तो मैं मोबाइल को फिर से जेब में डाल देता हूं। अब थोड़ी देर बाद मेरी जो ट्रेन थी वो चलने लग जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, तो मुझे अकेले सफर करने में कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही मुझे किसी चीज का कोई डर था। मैं बस ये सोच रहा था कि गांव के लोग भी कितने भोले होते हैं। भूत प्रेत की अफवाहें आज भी यहां चलती रहती हैं। मैं तो इस पूरे रेलवे स्टेशन पर अकेला रहा, मुझे तो कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और फिर मैं ये भी सोच रहा था कि आने दो सुधीर को गांव से वापस। काफी खिंचाई करूंगा उसकी और उसे कहूंगा कि बड़े अजीब लोग हैं तुम्हारे गांव के, अभी भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। मैं बस इन्हीं बातों को सोच रहा था। मेरी भूख अब बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मैंने सुबह खाना खाया था। उसके बाद से मैं अभी तक भूखा था। मुझे काफी ज्यादा प्यास भी लगी हुई थी। खैर, अब मेरी जो ट्रेन है वो काफी तेज चलती हुई मुझे दिखाई देती है। अभी मैं उस ट्रेन में बैठा ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मुझे उस ट्रेन के अंदर से घूर रहा हो। ट्रेन के अंदर की लाइट बिल्कुल धीमी थी और कुछ तो जली ही नहीं रही थी। आधे से ज्यादा लाइट्स काम ही नहीं कर रही थी। मैं जहां बैठा हुआ था वो वाली लाइट भी काफी धीमी थी। अब जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, तो मैं अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता हूं और उस लाइट को पीछे की तरफ करता हूं जहां काफी अंधेरा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस तरफ अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की, तो मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आता। उसके बाद मैं सोचता हूं कि हो सकता है ये मेरा वहम हो। अब कुछ देर तक सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन फिर मेरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड थोड़ी धीमी होने लगती है। शायद ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर रुकने वाली थी और मेरा शक सही निकलता है। ट्रेन सच में एक दूसरे स्टेशन पर रुक जाती है। वो जो स्टेशन था वो भी देखने में काफी अजीब लग रहा था। काफी सुनसान इलाके में था वो रेलवे स्टेशन। लेकिन फिर मुझे नजर आता है कि एक औरत और उसके साथ उसके 2 बच्चे होते हैं, जो कि ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वो औरत जो ट्रेन में चढ़ी थी वो आकर सीधा मेरे सामने वाली सीट पर बैठ जाती है और उसके साथ जो 2 बच्चे थे वो भी उसके दोनों तरफ बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर में फिर से ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, वो जो औरत थी उसने घूंघट किया हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा मैं पूरी तरह से नहीं देख पा रहा था, और उसके साथ जो 2 बच्चे थे वो भी काफी अजीब तरीके से मुझे घूर रहे थे। उनका घूरना ऐसा था जैसे उन्होंने पहली बार कोई इंसान देखा हो। मुझे काफी अजीब लग रहा था जब वो दोनों मुझे घूरे जा रहे थे। दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। 1-2 बार तो चलता है, लेकिन अगर कोई आपको देखता ही रहे तो आप भी अच्छा महसूस नहीं करोगे। और मुझे भी उनका घूरना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो दोनों बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे थे। खैर, अब मैं ज्यादा ध्यान न देकर खिड़की से बाहर की तरफ देखता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी नजरों को ट्रेन से बाहर की तरफ करता हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे काफी करीब आकर मुझे देख रहा हो। अब जब मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं एकदम से पीछे देखता हूं, लेकिन वहां मुझे कोई भी नजर नहीं आता। ये एहसास मुझे 2 से 3 बार होता है।
अब मैं इस बात को एक वहम समझकर फिर से ट्रेन से बाहर की तरफ देखता हूं। अब जब मैं इस बार ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ देखता हूं, तो मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। और जब मुझे वो हाथ महसूस होता है, तो मैं एकदम से चौंक जाता हूं और फिर एकदम से पीछे की तरफ देखता हूं। और जब मैं पीछे की तरफ देखता हूं, तो एक आदमी मुझे नजर आता है जो देखने में काफी अजीब लग रहा था। उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और टोपी भी लगाई हुई थी। उसके बाद वो मुझसे कहता है, टिकट दिखाओ। दोस्तों, वो टीटीई था जो टिकट चेक करता है। लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफी वक्त से उसने नहाया भी नहीं है। मैली कुचैली यूनिफॉर्म और उसने जो कोट पहना था वो भी थोड़ा फटा हुआ नजर आ रहा था। उसे काफी अजीब किस्म की बू आ रही थी। उसके बाद वो मेरी टिकट चेक करता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो मेरी टिकट चेक कर रहा था, काफी अजीब तरीके से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका वो मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक और बात जो मुझे काफी अजीब लगी वो ये थी कि उस टीटी ने सिर्फ मेरी ही टिकट चेक की, जबकि मेरे अलावा वो औरत भी उस ट्रेन में थी, उसकी टिकट उसने चेक नहीं की। खैर, मुझे अजीब तो लगी ये बात, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मुझे इससे क्या मतलब। वो चाहे टिकट देखे चाहे ना देखे, मुझे खुद से मतलब है। खैर, अब थोड़ी देर बाद वो औरत एक पानी की बोतल निकालती है और अपने एक बच्चे को उस बोतल से पानी पिलाती है। अब उस पानी की बोतल को देखकर मेरी प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद मैं उस औरत से कहता हूं, अरे बहन जी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। तो मेरी बात सुनकर वो औरत एकदम शांत बैठी रहती है, वो कुछ नहीं कहती। अब इस तरह से जब मेरी बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती, तो मैं सोचता हूं, काफी अजीब औरत है। मेरी बात का इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। खैर, जाने दो। आगे कोई दूसरा स्टेशन आएगा तो मैं वहां से पानी की बोतल ले लूंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो औरत पानी की बोतल को मेरी तरफ करती है। अब जब वो ऐसा करती है, तो मैं पानी की बोतल को पकड़ लेता हूं और फिर उस बोतल से पानी पी लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैं वो पानी पीता हूं, उसका जो स्वाद था वो काफी गंदा महसूस होता है और उस पानी से भी मुझे काफी अजीब किस्म की बू आती है। मैं एकदम से उस पानी को मुंह से बाहर की तरफ थूक देता हूं। उस पानी ने मेरे पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया था। उसके बाद मैं वो बोतल उस औरत को वापस देता हूं और उससे कहता हूं, ये पानी तो गंदा है, आप इन बच्चों को कैसे पिला रही हो? तो मेरी बात सुनकर इस बार भी वो औरत काफी शांत रहती है। उसके बाद मैं सोचता हूं, काफी अजीब औरत है, ना कुछ बोलती है और ना मेरी बात सुनती है। खैर, अब मैं सोचता हूं कि इस औरत से बात करना मतलब दीवार पर सिर पटकने जैसा है, क्योंकि मेरी किसी भी बात का वो औरत कोई जवाब दे ही नहीं रही थी। अब कुछ देर बाद ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकती है और फिर मुझे ट्रेन में एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके पास एक बड़ी सी टोकरी होती है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बेचने वाला है। अब जब मैं उसको ट्रेन में चढ़ता देखता हूं, तो मैं सोचता हूं, चलो कुछ तो होगा इसके पास मेरे खाने लायक। अब कुछ ही देर में वो मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, बाबूजी, खाना चाहिए क्या? उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं काफी खुश हो जाता हूं और सोचता हूं, वैसे भी मैं खाने के लिए ही पूछने वाला था और ये आदमी खाना बेच रहा है। दोस्तों, उसके बाद मैं उस आदमी से पूछता हूं कि तुम्हारे पास खाने में क्या है? तो वो आदमी मुझसे कहता है कि सब्जी है, चावल है और रोटी भी है। उसकी बात सुनकर मैं उससे वो खाना खरीद लेता हूं। वो मुझे एक डब्बा देता है जो पूरी तरह से पैक था और वो डब्बा जो था प्लास्टिक का था। उसके बाद मैं उस डब्बे को अपने पास रख लेता हूं। फिर वो आदमी वहां से चले जाता है। अब थोड़ी देर में फिर से ट्रेन चलने लग जाती है। अब जब ट्रेन वापस से चलने लगती है, तो मैं उस खाने वाले डब्बे को खोलने लग जाता हूं। जब मैं उस खाने वाले डब्बे को खोल रहा था, तब भी उस औरत के साथ जो 2 बच्चे थे वो मुझे ही घूरे जा रहे थे। उसके बाद मैं सोचता हूं कि हो सकता है इन्हें भी भूख लगी हो और ये तभी मुझे इस तरीके से देख रहे हों। उसके बाद मैं ये भी सोचता हूं कि कोई बात नहीं, 1-2 रोटी इन दोनों बच्चों को भी दे दूंगा। फिर मैं अपने डब्बे को खोल देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस खाने वाले डब्बे को खोलता हूं,
मेरी हालत खराब हो जाती है और मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। डब्बे में जो था उसे देखकर मुझे उस वक्त उल्टी हो जाती है और मैं डब्बे को एकदम से फेंक देता हूँ। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था डब्बे में जो मेरी ऐसी हालत हुई थी। तो आपको बताता चलूं कि जैसे ही मैं डब्बे को खोलता हूं, मैं देखता हूं कि पूरा खाने का जो डब्बा था वो कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा था और उस डब्बे में कुछ मरे हुए बिच्छू भी मुझे दिखाई दे रहे थे। अब जब मैं उस डब्बे के अंदर वो सब कुछ देखता हूं तो पहले तो मेरे मुंह से चीख निकल जाती है और फिर मुझे उल्टियां होने लगती हैं। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो औरत और उसके साथ जो 2 बच्चे थे, उन लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। मैंने उल्टी की, चीख मारी, लेकिन वो तीनों एकदम से उस ट्रेन में शांत बैठे हुए थे। दोस्तों, अब जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मैं डरने लग जाता हूं, क्योंकि मैं अब समझ चुका था कि ये सब नॉर्मल नहीं हो सकता। अब मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था कि जैसे ही कोई स्टेशन आएगा मैं इस ट्रेन से उतर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अब इस ट्रेन में नहीं रह सकता। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से मेरी नजर उस औरत के पैरों की तरफ जाती है और फिर जो मैं देखता हूं उसे देखकर मेरी हालत और भी खराब हो जाती है और मैं डर के मारे कांपने लग जाता हूं। दोस्तों, मैं देखता हूं कि उस औरत के जो पैर थे वो सीधे नहीं बल्कि उल्टे नजर आ रहे थे और मैंने बहुत सी कहानियां और अपनी दादी के मुंह से कई बार ये बात सुनी थी कि जो चुड़ैलें होती हैं उनके पैर उल्टे होते हैं। वो अपना रूप तो बदल सकती हैं लेकिन अपने पैरों को छुपा नहीं सकती। अब अपने सामने उस चुड़ैल को बैठा देख मेरी तो घिघी बंद गई थी, लेकिन फिर मैं खुद को संभालता हूं और सोचता हूं कि इन्हें मेरे बारे में अभी तक पता नहीं चला होगा कि मैं इनका राज जान गया हूं, तो क्यों ना मैं किसी तरीके से यहां से उठकर अपनी जान बचाकर भागूं। लेकिन उससे पहले मुझे इस औरत को ऐसा जताना होगा जैसे मैं अभी भी अनजान हूं। उसके बाद मैं उस औरत की तरफ देखकर कहता हूं, कैसे पागल लोग हैं, ट्रेन में सड़ा हुआ खाना लाते हैं, मेरे तो पूरे पैसे बर्बाद हो गए इस खाने को लेकर। लेकिन अभी भी वो औरत बिल्कुल शांत बनी हुई थी। दोस्तों, सच कहूं तो मेरे दिल की धड़कन काफी तेज चल रही थी। मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ ही पलों में वो मेरे ऊपर झपट जाएगी और मुझे मारकर खा जाएगी। लेकिन फिर मैं किसी तरह से अपनी सीट से उठ जाता हूं और उस औरत से कहता हूं, मैं बाहर ट्रेन के एंट्रेंस डोर में थोड़ी हवा खा के आता हूं। वैसे भी जो उल्टी हुई है उसकी वजह से मेरा मन खराब हो गया है। अब मैं ये बात उस औरत को क्यों बता रहा था ये तो मैं भी नहीं जानता। शायद इसलिए कि उसे मुझ पर शक ना हो, या शायद डर की वजह से भी। खैर, उसके बाद मैं अपनी सीट से उठकर ट्रेन के एंट्रेंस डोर की तरफ जाने लगता हूं। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन के डोर की तरफ जाता हूं तभी मुझे पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज आती है और वो जो आवाज थी काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काफी गुस्से में घुर्रा रहा हो। अब जब मैं वो आवाज सुनता हूं तो मैं एकदम से पीछे देखता हूं और जैसे ही मैं पीछे देखता हूं तो जो मैं देखता हूं उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। दोस्तों, मैं देखता हूं कि मेरे पीछे जो घुर्राने की आवाज आ रही थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसी घूंघट वाली औरत की होती है जो अभी कुछ देर पहले मेरी सीट के सामने की तरफ बैठी हुई थी और जिसके साथ वो 2 बच्चे थे। अब वो घूंघट वाली औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन फिर तभी वो काफी अजीब तरीके से हंसने लगती है और फिर एक तेज हवा का झोंका उसका घूंघट पीछे की तरफ कर देता है। अब जब उसका घूंघट हट जाता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना भयानक नजारा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। दोस्तों, वो घूंघट वाली औरत अब सच में एक चुड़ैल बन चुकी थी। काफी भयानक चेहरा था उसका, इतना भयानक कि मैं ज्यादा देर तक उसे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा पड़ा था और मुंह से बड़े बड़े दांत
बाहर की तरफ निकले हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। उसका पूरा चेहरा लहूलुहान था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं, बिना पुतलियों के। उसके होंठ कटे फटे दिखाई दे रहे थे और उसके नाखून किसी जंगली जानवर की तरह मुझे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ ही पलों में वो उन नाखूनों से मेरी छाती को फाड़ डालेगी, क्योंकि मुझे वो काफी गुस्से में नजर आ रही थी। उसके साथ में जो 2 बच्चे थे वो भी अब पूरी तरह से प्रेत बन चुके थे। वो भी काफी भयानक नजर आ रहे थे। उस नजारे को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों, मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लग गया था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस चुड़ैल के खाने से पहले ही मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। मेरी जो हालत थी वो मैं शब्दों में पिरो भी नहीं सकता। अब मुझे अच्छी तरह से अपनी मौत सामने की तरफ नजर आ रही थी, क्योंकि मैं इतना तो जान गया था कि आज ये प्रेत और ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मारकर मेरी लाश को नोच नोच कर खाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत करके भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं भागने की कोशिश करता हूं, मैं एकदम से ट्रेन के अंदर गिर जाता हूं और किसी नुकीली चीज से मेरी बाजू में चोट लग जाती है और फिर उस चोट वाली जगह से खून निकलने लग जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब तो मुझे उस ट्रेन में से बहुत सी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उस ट्रेन में हंस रहे हों। उन आवाजों को सुनकर मैं अपनी बाईं तरफ देखता हूं तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि मुझे नजर आता है कि ट्रेन का जो टीटीई था और वो खाना बेचने वाला जिसने मुझे खाना दिया था और वो बूढ़ी औरत जिसने मुझे उस प्लेटफॉर्म पर नींद से जगाया था, वो सभी मेरी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे और उन लोगों का रूप भी पूरी तरह से बदल चुका था। दोस्तों, इतना तो मैं जान गया था कि ये पूरी ट्रेन भूतिया है और ये सभी जितने लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं, ये सब के सब प्रेत हैं। उसके बाद मैं खुद को घसीटता हुआ ट्रेन के एंट्रेंस डोर तक ले जाता हूं। तभी मुझे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उसी चुड़ैल की होती है जिसने कुछ देर पहले घूंघट डाला था। वो मुझसे कहती है, तूने क्या सोचा था? तू हमसे बच जाएगा? आज तो हम सब तेरी दावत उड़ाएंगे। उसके बाद वो चुड़ैल काफी अजीब तरीके से हंसने लग जाती है। ट्रेन में जितने भी प्रेत थे वो सारे के सारे बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगते हैं। दोस्तों, सच बताऊं तो मैं हिम्मत हार चुका था और कहीं ना कहीं पछता भी रहा था कि मुझे सुधीर की बात मान लेनी चाहिए थी। वो बिल्कुल सही कह रहा था। मुझे रात के वक्त सफर नहीं करना चाहिए था। आज जिस जगह पर भी मैं फंसा हूं उसमें मेरी खुद की गलती है और आज मेरी गलती की सजा ये प्रेत मुझे देने वाले हैं। दोस्तों, सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा रो भी रहा था और पछता भी रहा था, क्योंकि मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि ये प्रेत मुझे यहां से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। अब मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो सभी प्रेत मेरी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वो चुड़ैल भी मेरी तरफ आने लगती है। मैं भगवान से दुआ कर रहा था, हे भगवान, मुझे बचा लो। लेकिन शायद मेरी दुआओं का कोई असर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, मैं ट्रेन के एंट्रेंस डोर के पास खड़ा था। ट्रेन काफी रफ्तार में चल रही थी और आगे से वो प्रेत मेरी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन फिर तभी मैं सोचता हूं कि इन प्रेतों के मुंह का निवाला बनने से अच्छा है कि मैं इस ट्रेन से कूद जाऊं और अपनी जान दे दूं, नहीं तो ये सभी प्रेत मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। उसके बाद मैं भगवान का नाम लेता हूं और उस ट्रेन से कूद जाता हूं। अब जैसे ही मैं उस ट्रेन से कूद जाता हूं तो मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद मुझे एक आवाज सुनाई देती है और जो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी वो किसी ट्रेन की होती है। दोस्तों, अब जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो जाता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्या देख लिया जो मैं हैरान हो जाता हूं।
तो आपको बताता चलूं कि जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूं कि मैं अभी भी उसी गांव के प्लेटफॉर्म पर लगी बेंच पर सोया हुआ था और सामने से एक ट्रेन आकर मेरे सामने रुक जाती है। अब जैसे ही मैं वो सब देखता हूं तो मैं एकदम से खड़ा हो जाता हूं और खुद को अच्छे से देखता हूं, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं बच गया हूं। दोस्तों, मैं पूरी तरह से ठीक था, मतलब कि अभी तक जो भी मेरे साथ हुआ था वो बस मेरा एक सपना था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले जो सफर मैंने किया था वो सब क्या था? वो बूढ़ी औरत जिसने मुझे जगाया था, वो घूंघट वाली औरत और उसके साथ 2 बच्चे। क्या अभी तक जो भी मेरे साथ हुआ वो सब एक सपना था? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर अभी भी मेरे अलावा और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन सामने की तरफ खड़ी थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी उस ट्रेन में चढ़ने की। उसके बाद मैं अपने मोबाइल को जेब से निकालता हूं और अच्छी बात यह थी कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क था। उसके बाद मैं अपने दोस्त सुधीर को फोन लगाता हूं और उसे पूरी बात बताता हूं और उससे यह भी कहता हूं कि भाई, कुछ भी करो, मुझ तक पहुंचो, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है। यहां से हिलने की डर के मारे अभी तक मैं कांप रहा हूं। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूं। दोस्तों, लगभग आधे घंटे के बाद मेरा दोस्त सुधीर, उसके बाबूजी और गांव के कुछ लोग उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो लोग मुझे अपने साथ गांव ले जाते हैं। गांव पहुंचकर मैं सब कुछ उन्हें बताता हूं। सुधीर के बाबूजी सुधीर पर काफी गुस्सा कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से इसकी जान खतरे में आ गई थी। उसके बाद वो मुझे भी डांटते हैं, तुम लोगों को मना किया था ना रात के वक्त उस तरफ जाने से। उसके बाद मैं सुधीर के बाबूजी से सारी बात बताता हूं कि मेरी दादी को हार्ट अटैक आया था, इस वजह से मेरा जाना जरूरी था, और अगर ये बात हम आपको बता देते तो आप मुझे जाने ही नहीं देते। उसके बाद सुधीर के बाबूजी का गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वो मुझे आराम करने को कहते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही मैं कमरे में आराम करने के लिए लेट जाता हूं तो मेरी बाजू में काफी तेज दर्द होने लगता है, और जब मैं अपनी बाजू को काफी ध्यान से देखता हूं तो मेरी हालत फिर से खराब हो जाती है, क्योंकि मेरी बाजू में चोट का निशान था और ये निशान मुझे उस ट्रेन के अंदर लगा था जब मैं उस ट्रेन में गिरा था, और मुझे किसी नुकीली चीज से वो घाव हुआ था। इसका मतलब यह था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं काफी ज्यादा डर गया था। मैंने ये बात सुधीर और उसकी फैमिली से भी बताई। मेरी बात सुनकर सुधीर के बाबूजी कहते हैं, भगवान का ही आशीर्वाद था जो तुम जिंदा बच के आ गए हो, नहीं तो वहां से कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, एक और बात थी जिसकी वजह से मैं बचा था, ऐसा मुझे लगता है, और वो बात ये थी कि जब मैं गांव के लिए आ रहा था तो मेरी दादी ने मेरे हाथ में एक धागा बांधा था और मुझसे कहा था कि ये धागा हमेशा तेरी रक्षा करेगा और तुझे बुरी नजर से बचाएगा। वो धागा उन्होंने मंदिर से लाया था। मुझे लगता है कि ये सब उस धागे के कारण ही हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ने ही मेरी रक्षा की हो। खैर, उसके 2 दिन बाद मैं उस गांव से वापस आ जाता हूं। दोस्तों, मैंने ये बात आज तक अपने घर वालों से नहीं कही। अगर कहता तो शायद वो मुझे कहीं भी जाने नहीं देंगे। मैंने सोचा अब घर वालों से ये बात नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों से तो ये बात कह सकता हूं, ताकि आप भी किसी ऐसे सफर को लेकर चौकन्ना रहें और अपने बड़ों की बात जरूर मानें। हर अफवाह झूठी नहीं होती, कुछ हुआ होता है तभी अफवाहें चलती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।